हेलो बच्चों, आज मैं एक्चुअली जेनेटिक्स का आगे का लेसन पढ़ना था। जेनेटिक्स फर्दर कंटिन्यू करनी थी, लेकिन जेनेटिक्स में बच्चों अब हमें पढ़ना है डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, कैसे डीएनए, आरएनए और कैसे उनसे प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो वो चीज़ जानने से पहले आपको डीएनए और आरएनए की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए आज हम जो आगे के 2 लेक्चर्स लेंगे उसमें हम न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड कवर करेंगे, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए में तभी समझ में आएंगे जब हमें न्यूक्लियोटाइड्स क्लियर होंगे। तो बच्चों, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये स्मॉल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, या बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम मोनोमर्स कह सकते हैं। किसके? न्यूक्लिक एसिड के। जब मैं कह रही हूँ मोनोमर या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसका मतलब ये है कि जब इन न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन होगा, यानी जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ जुड़ेंगे तो वो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ बच्चों ये और चीज़ें भी बनाते हैं, जैसे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस या आप कैसे ऐसे मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे एटीपी हो गया, एएमपी हो गया। इसके अलावा ये दूसरे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे एनएडी हो गया, एफएडी+ हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें बनाते हैं। ये क्या, इसको हम आगे जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे समझेंगे। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये मोनोमर्स हैं और न्यूक्लिक एसिड, स्पेशली न्यूक्लिक एसिड को हम कवर करने वाले हैं, तो उसको बनाने के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब न्यूक्लिक एसिड जैसा आपको पता है डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। अच्छा, जब मैं ये कह रही हूँ कि ये डीएनए और आरएनए बनाने के काम आ रहे हैं, तो यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र सिस्टम के पार्ट है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र सिस्टम, अगर डीएनए की बात करूँ तो कैसी इंफॉर्मेशन होगी? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और अगर आरएनए की बात करूँ तो प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और दूसरा ये एनर्जी ट्रांसफ़र सिस्टम के भी पार्ट है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये एटीपी, एएमपी, एनएडी पॉजिटिव ये सब बनाने के काम आते हैं, इसीलिए ये एनर्जी ट्रांसफ़र सिस्टम के भी पार्ट हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 केमिकल्स का बना होता है। पहला है पेंटोज शुगर, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा नाइट्रोजनस बेस। तो पहले हम पेंटोज शुगर की बात करते हैं। बच्चों, ये जो पेंटोज शुगर होती है ये 2 टाइप की हो सकती है। जो पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल है 2 टाइप का हो सकता है। एक होता है राइबोज और एक होता है डीऑक्सीराइबोज। जो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज है, अगर मैं उनका फॉर्मूला लिखूं तो राइबोज आपका हो गया C5H10O5 और अगर डीऑक्सीराइबोज लिखूं तो ये हो गया C5H10O4। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि दोनों शुगर में क्या डिफरेंस है कि आप अगर कार्बन नंबर 2 को देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है, और जबकि यहाँ पर जो कार्बन नंबर 2 है राइबोज शुगर में वो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साथ है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है इसलिए डीऑक्सी, ठीक है, इसलिए डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, इन दोनों शुगर में सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे ही डिफरेंस है कि एक में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक में सिंपल हाइड्रोजन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है ये उन न्यूक्लियोटाइड्स में मिलेगी जो कि डीएनए बनाएंगे, यानी डीऑक्सीराइबोज आपका जो शुगर होगा वो डीएनए बनाएगा और राइबोज शुगर आपका आरएनए बनाएगा। आरएनए के साथ साथ एफएडी, एनएडी, एएमपी ये सब मॉलिक्यूल्स भी ये बनाएगा। ये हो गई शुगर की बात। अब बात करते हैं जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस होता है ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी साइक्लिक कंपाउंड्स आप जानते होंगे केमिस्ट्री की नॉलेज से, यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। अब ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो नाइट्रोजन बेस है जो न्यूक्लियोटाइड्स में एक साइक्लिक फॉर्म में रहता है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक से क्या मतलब है? हेट्रोसाइक्लिक से मतलब है कि जो इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में एटम्स होंगे वो अलग अलग एलिमेंट के होंगे। अगर वो एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं, सपोज कार्बन ही एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा होता है, तो वो होमोसाइक्लिक होते हैं। जबकि यहाँ आप देखेंगे कि कार्बन और नाइट्रोजन, यहाँ भी कार्बन और नाइट्रोजन, इनमें भी कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो क्या है, इस
साइक्लिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, करेक्ट, इसलिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। अब ये नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के हो सकते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के हो सकते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। अब हम प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स में थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। प्यूरिन्स, पायरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन क्या होते हैं, लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू पैरामिडीन, और पैरामिडीन क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू प्यूरिन। अभी देखते हैं कैसे। प्यूरिन ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, जो प्यूरिन्स होते हैं ये 9 मेंबर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, 9 मेंबर्ड मॉलिक्यूल होते हैं विद डबल रिंग। और जबकि पैरामिडीन्स क्या होते हैं, 6 मेंबर्ड मॉलिक्यूल होते हैं विद सिंगल रिंग। इसको मैं समझाती हूँ। पहली बात तो प्यूरिन्स जैसे मैंने एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। तो इसमें आप देखो 9 मेंबर्ड कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्या है, विद डबल रिंग, 2 रिंग्स हैं। और जबकि पैरामिडीन्स क्या हैं, ये सिंगल रिंग है, सिंगल रिंग सिंगल रिंग सिंगल रिंग, और 6 मेंबर्ड कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। अब आप देखो कि ये इसमें पहले तो 6 मेंबर कंपाउंड है और दूसरा 2 रिंग्स हैं, तो ऑब्वियसली प्यूरिन्स जो है ज़्यादा बड़े या लार्ज मॉलिक्यूल है एज़ कम्पेयर टू पैरामिडीन। अब ये पहले वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, क्यों, प्यूरिन्स लार्जर हैं और ये स्मॉलर हैं। और लास्ट डिफरेंस क्या है कि इसमें नाइट्रोजन एटम 4 जगह पे होता है और इसमें नाइट्रोजन एटम सिर्फ 2 जगह पे होता है। कहाँ कहाँ है प्यूरिन्स में, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 7th पोजीशन एंड 9th पोजीशन। इसमें भी देखिए फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 7th पोजीशन एंड 9th पोजीशन, ठीक है। ऐसी, जबकि जो पैरामिडीन्स हैं इनमें सिर्फ 2 जगह पे है आपका ये नाइट्रोजन, एक है फर्स्ट में और एक थर्ड में, इसमें फर्स्ट में थर्ड में, ऐसे यूरेसिल में भी फर्स्ट में और थर्ड में है, ठीक है। ये 2 डिफरेंस है। प्यूरिन्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे एडेनिन और गुआनिन, और पैरामिडीन्स को जाएंगे साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। तो ये हो गया प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स। अब एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि एक्चुअली ये तीनों मिलके ही न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं ना। अब ये जो नाइट्रोजन बेस है इसमें से कोई सा भी, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें से कोई सा भी जो नाइट्रोजन बेस है, जब वो इन शुगर मॉलिक्यूल को ज्वाइन करेगा, शुगर मॉलिक्यूल एक ही को ज्वाइन करेगा, या तो राइबोस या डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, तो वो कहाँ पर किस बॉन्ड से ज्वाइन करता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ज्वाइन करता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है, करेक्ट। ये मैंने डीऑक्सीराइबोस शुगर बना रखी है, यही वाली शुगर मैंने यहाँ पर बना रखी है। कैसे मैंने पता लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो 2nd पोजीशन पे है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, इसलिए ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है। अब आप देखो कि ये जो कार्बन है ये है, इसका जो नंबर है वो 1 है, ठीक है। नंबर आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कैसे नंबरिंग करते हैं। तो ये फर्स्ट कार्बन है जिसके साथ कोई भी जो नाइट्रोजन बेस होगा, चाहे वो एडेनिन हो, चाहे गुआनिन हो, चाहे थाइमिन हो, चाहे साइटोसिन हो, वो अपना क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। और ये बॉन्ड क्या होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अच्छा, अब इसमें भी एक चीज़ स्पेसिफिक करनी है। स्पेसिफिक ये करनी है कि जो ये कार्बन 1 है, अगर ये प्यूरिन के साथ अपना बॉन्ड बनाता है तो ये नंबर 9 पे 9 वाले नाइट्रोजन से जुड़ेगा, और अगर पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो नंबर 3 वाले नाइट्रोजन के साथ ही जुड़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो शुगर मॉलिक्यूल है उसका तो कार्बन नंबर 1 हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा नाइट्रोजन बेस के साथ, और जबकि जो नाइट्रोजनस बेस होगा आपका उसमें अगर प्यूरिन है तो वो नाइट्रोजन 9th पोजीशन पे वहाँ पे जुड़ेगा, और अगर पायरिमिडीन है तो जो 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन है उससे जुड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब किसी भी नाइट्रोजन बेस और शुगर का जो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, इन दो को जब मिलेंगे
तो वो बनाएगा न्यूक्लियोसाइड, जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे मैंने बच्चों एक डीऑक्सी राइबोज शुगर और एक एडेनिन, ये जो मैंने एडेनिन ये बनाया है, एडेनिन के साथ इनको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जोड़ रखा है। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं, और इन दोनों का यानी इस डीऑक्सीराइबोज शुगर और एडेनिन जब साथ में है तो हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियोटाइड अलग है, न्यूक्लियोसाइड अलग है। न्यूक्लियोसाइड में क्या है, जो न्यूक्लियोसाइड होता है बच्चों उसमें एक होगा नाइट्रोजन बेस जो कि, और दूसरा होगा शुगर मॉलिक्यूल, पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल। दिस नाइट्रोजन बेस could be anything and this sugar may be deoxyribose और राइबोज, करेक्ट। अब यानी शुगर के बेसिस पे हम जो ये न्यूक्लियोसाइड है उसको दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे न्यूक्लियोसाइड होंगे जिसमें राइबोज शुगर होगी, उनको हम बोलेंगे राइबो न्यूक्लियोसाइड। तो ऐसे अगर शुगर आपकी राइबोज होगी तो ऐसे न्यूक्लियोसाइड को हम बोलेंगे राइबो न्यूक्लियो, अभी मैं आपको दिखाऊंगी साइड एग्जाम्पल, या सिंपली आप इनको राइबोसाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, अगर राइबोज है। और अगर ये जो शुगर है ये आपकी डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स को हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, या सिंपली आप इनको डीऑक्सी राइबोसाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो थाइमीन है ये एक क्या है, पायरिमिडीन है। ये पायरिमिडीन है, यानी ये भी न्यूक्लियोसाइड बनाएगा किसके साथ, शुगर मॉलिक्यूल के साथ। लेकिन इसमें स्पेसिफिक चीज़ है कि जो थाइमीन है आपका वो सिर्फ डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ ही, थाइमीन जो है सिर्फ डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ ही अपना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, करेक्ट। और यूरेसिल की अगर मैं बात करूँ, ये जो यूरेसिल है ये सिर्फ और सिर्फ राइबोज शुगर के साथ ही अपना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि थाइमीन डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ ही बॉन्ड बनाएगा और यूरेसिल सिर्फ राइबोज शुगर के साथ ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, जबकि एडेनिन, ग्वाइनिन और साइटोसिन या तो वो डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ भी जुड़ सकते हैं और राइबोज शुगर के साथ भी जुड़ सकते हैं। ये चीज़ आपको इसलिए ध्यान रखनी है क्योंकि जब हम डीएनए पढ़ेंगे, जब हम डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में आपको यूरेसिल नहीं दिखेगा, क्योंकि डीएनए में क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर तो प्रेजेंट ही होगी, है ना। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होगी तो उस शुगर के साथ सिर्फ थाइमीन बनाएगा, यूरेसिल नहीं बना सकता, इसलिए डीएनए में सिर्फ थाइमीन आपको मिलेगा। और अगर आरएनए की अगर हम बात करेंगे तो आरएनए में क्या होगी, राइबोज शुगर होगी, है ना। राइबोज शुगर होगी तो यानी उसमें जो पायरिमिडीन है वो क्या होगा, यूरेसिल होगा, थाइमीन नहीं हो सकता है। जबकि एडेनिन, ग्वाइनिन और साइटोसिन ये डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं और राइबोज शुगर के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर है। अब मैंने इसके पीछे से, इसी बोर्ड के पीछे से मैंने ऑलरेडी कुछ न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में आपको दिखा रखा है, जिससे आप थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। ये थोड़ा सा मिट गया। न्यूक्लियोसाइड्स, पहला है एडिनोसिन, ठीक है। तो एडिनोसिन यानी ए है ना, एडिनोसिन तो एडिनोसिन में देखिए नाइट्रोजनस बेस क्या है, एडेनिन, और शुगर क्या है, राइबोज। दूसरा है डीऑक्सी एडिनोसिन, ये न्यूक्लियोसाइड्स है, ठीक है। डीऑक्सी एडिनोसिन किससे बना है, उसमें नाइट्रोजन बेस एडेनिन है और शुगर क्या है, डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि एडेनिन राइबोज के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, डीऑक्सीराइबोज के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, क्लियर। अब देखो ग्वाइनिन, अगर ग्वाइनिन राइबोज के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा, ग्वाइनोसिन।
और अगर ग्वाइनिन डीऑक्सीराइबोस के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा, डीऑक्सीग्वाइनोसिन। अब साइटोसिन भी राइबोस के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और डीऑक्सीराइबोस के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए जब साइटोसिन अगर राइबोस के साथ बनाएगा तो कौन सा न्यूक्लियोसाइड मिलेगा, साइटिडीन। और अगर इसके साथ बनाए डीऑक्सीराइबोस के साथ तो कौन सा मिलेगा, न्यूक्लियोसाइटिडीन। अब मैंने क्या कहा था कि थायमिन और यूरेसिल का केस स्पेशल है। अब देखिए यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ राइबोस के साथ बॉन्ड बनाएगा, कौन, यूरेसिल। तो आपको सिर्फ जो न्यूक्लियोसाइड मिलेगा वो होगा यूराडीन। और जो थायमिन होता है, थायमिडीन होता है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाता है, सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीराइबोस के साथ, थायमीन। ठीक है, थायमिडीन लिख दिया। थायमीन जो है ये सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीराइबोस के साथ बॉन्ड बनाता है। इसीलिए जो थायमीन और डीऑक्सीराइबोस शुगर से आपको जो न्यूक्लियोसाइड मिलेगा वो होगा डीऑक्सीथायमिडीन। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये है, आई थिंक दिस इज़ क्लियर। ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं और ये नाइट्रोजन बेस और उनके शुगर मॉलिक्यूल। इसमें से आपको क्या है कि छोटे क्वेश्चंस बहुत इजीली आप, अगर आपको ये सब क्लियर होगा अच्छे से तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। अब है फॉस्फेट ग्रुप की बात। अब हम करते हैं फॉस्फेट ग्रुप की बात। देखिए कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड है, जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें आपके 1 से 3 फॉस्फेट ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो उसमें एक ही फॉस्फेट ग्रुप होता है, यानी डीएनए और आरएनए में आपके एक ही फॉस्फेट ग्रुप आएगा। इसीलिए जो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड की बात करें, अभी हम न्यूक्लियोसाइड नहीं, न्यूक्लियोटाइड की बात करें। देखिए जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिला तो बना न्यूक्लियोसाइड। इनके साथ जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ये चीज़ क्लियर है ना। तो न्यूक्लियोटाइड्स को हम बोल सकते हैं कि ये फॉस्फोरिक एसिड ईस्टर्स हैं, किसके, न्यूक्लियोसाइड के। कैसे, इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि जो न्यूक्लियोसाइड है जब उसमें फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो जाएगा थ्रू ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है तो हमको मिल जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर दी फॉस्फोरिक एसिड ईस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जब किसी भी न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया किसी भी न्यूक्लियोसाइड में, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब जो ये फॉस्फेट ग्रुप होता है ये कहाँ पर अटैच होगा, शुगर उससे न्यूक्लियोसाइड से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखेंगे हम। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप बना रखा है और ये पूरा का पूरा क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, OH है। ठीक है, ये OH है और यहाँ पे क्या है CH2OH है। तो बच्चों क्या होता है कि ईस्टरिफिकेशन जो रिएक्शन होती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा और जो हमारे जो जुड़ने वाले जो रिएक्टेंट हैं वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप ध्यान से देखना, इसका जो OH है और इसका जो H है ये बाहर निकल जाएंगे, -H2O हो जाएगा। ठीक है, -H2O हो गया तो क्या हो गया, ये अब OH हट गया और H हट गया, है ना, ये हट गया तो ये एज अ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो अब ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पे, करेक्ट। यानी फॉस्फेट का यहाँ पर ऑक्सीजन और इसका ये कार्बन में यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा थ्रू ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो जो फॉस्फेट ग्रुप होगा वो इस जो मैंने न्यूक्लियोसाइड बनाया था, ये न्यूक्लियोसाइड था क्योंकि एक शुगर, ये जो शुगर मॉलिक्यूल है ये नाइट्रोजन बेस है।
इन दोनों को मैंने मिलके बनाया था, ये न्यूक्लियोसाइड है। यानी जो फॉस्फेट ग्रुप होगा वो न्यूक्लियोसाइड से, जो भी पर्टिकुलर न्यूक्लियोसाइड है उससे कहाँ पर जुड़ेगा, कार्बन नंबर 5 पे, कार्बन नंबर 5 पे जुड़ेगा। और कैसे जुड़ेगा, थ्रू ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड। तो जो नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में बॉन्ड था वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, जबकि जो शुगर मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोसाइड और जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके बीच का जो बॉन्ड है वो है ईस्टर बॉन्ड। और इस तरीके से जब ये तीनों एक साथ आ गए, अब फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और ये पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस, तो इन तीनों ही स्ट्रक्चर जब एक साथ आ गए तो हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। अब या न्यूक्लियोटाइड बोलिए अब, और या फिर आप, क्योंकि इसमें एक ही फॉस्फेट ग्रुप अभी अटैच है तो आप इसको न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। अब शुगर मॉलिक्यूल क्या है, चाहे क्या वो या तो वो राइबोज होगी या वो डीऑक्सीराइबोज होगी ऑब्वियसली। तो अगर शुगर मॉलिक्यूल राइबोज है तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड को हम बोलेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड या सिंपली राइबोटाइड। और अगर शुगर मॉलिक्यूल आपके डीऑक्सीराइबोज है तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड को हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सीराइबोटाइड। तो जैसे मैंने इससे पहले आपको अलग अलग न्यूक्लियोसाइड्स बताए थे, ऐसे ही अलग अलग न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, तो ये अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स क्या क्या हो सकते हैं। AMP, DAMP। अगर हमारा नाइट्रोजन बेस एडिनिन है तो क्या हो सकता है, एडिनाइन मोनोफॉस्फेट। और क्योंकि एडिनिन डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ भी अटैच हो सकता है तो इसलिए डीऑक्सी एडिनिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है। और क्या हो सकता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। और क्या हो सकता है, CMP, DCMP। क्योंकि साइटोसिन भी क्या हो सकता है, वो राइबोज शुगर के साथ भी अटैच हो सकता है और डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ भी अटैच हो सकता है। तो क्या बना सकता है, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। करेक्ट। ऐसी जो ग्वाइनोसिन है वो भी GMP और DGMP, यानी अगर राइबोज शुगर के साथ है तो ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ है तो डीऑक्सी ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट बना सकता है। लेकिन मैंने बताया कि यूरेसिल क्या होगा, यूरेसिल जो होता है सिर्फ राइबोज शुगर के साथ ही बॉन्ड बनाता है तो वो बनाएगा UMP, यानी कि यूरिडाइलिक एसिड मोनोफॉस्फेट या यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। और जो थाइमीन होता है वो सिर्फ डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है तो क्या हो जाएगा, ये डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये वेरियस न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो किससे बने था, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन बेस से। अब ये तो हमने एक फॉस्फेट ग्रुप की बात करी। अभी हम देखेंगे कि जो फ्री अकरिंग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, फ्री अकरिंग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि हायर न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उसमें एक से ज़्यादा 2 या 3 फॉस्फेट ग्रुप भी होते हैं जिनको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी हम देखेंगे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले डिफरेंस तो यही है कि ऑब्वियसली जो आपका न्यूक्लियोसाइड है, जो न्यूक्लियोसाइड है वो किस चीज़ का बना है, नाइट्रोजन बेस और शुगर मॉलिक्यूल। जबकि जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या है, नाइट्रोजन बेस है, शुगर मॉलिक्यूल है और फॉस्फेट ग्रुप है। करेक्ट।
दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में और ये एसिडिक होते हैं नेचर में। और जो लास्ट डिफरेंस है कि जो बेसिकली न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड का ही कंपोनेंट है, ये जो है न्यूक्लियोटाइड का ही कंपोनेंट है ना, न्यूक्लियोटाइड का ही कंपोनेंट है। और जबकि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये किसके कंपोनेंट हो सकते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट हो सकते हैं, यानी आरएनए डीएनए के कंपोनेंट हो सकते हैं। आप इनको देखेंगे कि ये जो एनर्जी कैरियर्स हैं लाइक एटीपी, एएमपी, ये उनके भी क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। और दूसरा आप देखोगे जो विटामिन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, जो कोएंजाइम्स हैं बेसिकली, ये उनके भी कंपोनेंट होते हैं। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हमारा है ये तो कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे हायर न्यूक्लियोटाइड्स। अब छोटे छोटे से कुछ टॉपिक्स बचे हैं। हायर न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि अभी हमने जो न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े का मैंने आपको बताया था वो बेसिकली डीएनए और आरएनए ही थे, क्योंकि उसमें एक ही फॉस्फेट ग्रुप था। लेकिन जो हायर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, यानी 2 या 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं इनमें। ठीक है, ये हाई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये फ्री स्टेट में ये पाए जाते हैं। जैसे कि अगर जैसे मैंने अभी क्या आपको बताया था, AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसी का अगर मैं हायर न्यूक्लियोटाइड बनाऊं तो इसमें मोनोफॉस्फेट था, तो यानी 2 या 3 हो सकते हैं, तो क्या बन जाएगा ADP, एडिनोसिन डायाफॉस्फेट। 3 अगर फॉस्फेट ग्रुप होंगे तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ऐसे ही अगर CMP का भी हो सकता है, GMP का भी हो सकता है, जैसे अगर ग्वाइनोसिन डायाफॉस्फेट, ग्वाइनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ऐसे ही साइटडीन डायाफॉस्फेट, साइटडीन ट्राईफॉस्फेट। ऐसे ही यूरेसिल का क्या हो जाएगा, यूरेसिल डायाफॉस्फेट, यूरेसिल ट्राईफॉस्फेट। ऐसे ऐसे करके आप बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही थायमीन का भी हो जाएगा। अब इसमें 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप हैं। अब बच्चों एक चीज़ आपको ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, जो हायर न्यूक्लियोटाइड्स इम्पॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली जो हमारा ATP और ADP है, इसमें मैंने बताया कि 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप है। तो बच्चों जो इनमें जो 3rd फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, 3rd फॉस्फेट ग्रुप होता है, अगर हम 1 मोल, अगेन इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री की नॉलेज है, अगर हम 1 मोल ऑफ न्यूक्लियोटाइड लें, ठीक है, अगर हम न्यूक्लियोटाइड का 1 मोल लें और इसकी हम हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आपने पढ़ी होंगे, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है, निकलती है। तो अगर हम 1 मोल न्यूक्लियोटाइड लें और इसके हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करें तो जो 3rd फॉस्फेट ग्रुप या थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड होता है हायर न्यूक्लियोटाइड्स में, वो आपको कितनी एनर्जी देता है, 8.9 किलो कैलोरी एनर्जी आपको देता है। ठीक है, और जबकि जो 2nd फॉस्फेट ग्रुप होता है वो टूटने के बाद आपको 6.5 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। ठीक है, तो जब अगर हम 1 मोल न्यूक्लियोटाइड की अगर हाइड्रोलिसिस करें तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप से टूटेगा वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो 2nd फॉस्फेट ग्रुप है वो 6.5 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, जो 3rd फॉस्फेट ग्रुप होता है वो 8.9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। और बच्चों इतनी ज़्यादा ये एनर्जी होती है कि इन फॉस्फेट बॉन्ड को, यानी जो 3rd फॉस्फेट बॉन्ड है और जो 2nd फॉस्फेट बॉन्ड है, इनको हम हाई एनर्जी बॉन्ड बोलते हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, हाई एनर्जी बॉन्ड्स बोलते हैं। और क्योंकि ये बॉन्ड जो है हमारे हायर न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है, इसीलिए जो हमारे हायर न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये सब जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स मैंने बताए यहाँ पे, ये एनर्जी कैरियर्स के फॉर्म में एक्ट करते हैं या फंक्शन करते हैं, ये एनर्जी कैरियर्स के फॉर्म में फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो जो भी सेल को अपने जो भी सेल को एनर्जी चाहिए होगी वो
उनको हायर न्यूक्लियोटाइड से मिलती है, स्पेशली एडीपी और एटीपी। ये कॉमनली इन्वॉल्व हायर न्यूक्लियोटाइड से एनर्जी ट्रांसफ़र सिस्टम में किसी भी सेल में। तो एडीपी और एटीपी जो है सेल को एनर्जी देते हैं। अच्छा, अगर मैं एटीपी की बात करूं, क्योंकि एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीपी आपने बहुत जगह पहले भी पढ़ा होगा, तो अब आज आपको समझ में आ गया कि एटीपी वास्तव में क्या है। वास्तव में एटीपी एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो ये जो एटीपी है इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। इसको जो सबसे पहले देखा था वो देखा गया था मसल सेल में बाय कार्ल लोहमैन, और जो इसके जो एटीपी साइकिल है वो फिट्स लिपमैन, ये पूछते हैं एमसीक्यूज़ में, हायर आपके जो भी आप एग्जाम देंगे उसमें। ठीक है, जो एटीपी को डिस्कवर किया था वो था कार्ल लोहमैन ने मसल सेल में, जबकि जो एटीपी का जो फंक्शन है, बेसिकली जो उसका रोल है एटीपी का, क्या हमारी बॉडी में रोल है, सेल में रोल है, वो फिट्स लिपमैन ने इसको समझाया था, इसको सबसे पहले बताया था, और इसीलिए फिट्स लिपमैन को फादर ऑफ एटीपी साइकिल भी बोलते हैं। अब एटीपी जो है ये हर एक लिविंग सेल में मिलता है, हर एक लिविंग सेल में मिलता है, इसीलिए ये यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर है, ये यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर है। और एनर्जी कैरियर क्यों है ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इनमें जो सेकेंड और थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड होता है उनके हाइड्रोलिसिस की वजह से बहुत ज़्यादा ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जब हम 1 मोल ऑफ न्यूक्लियोटाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, इसीलिए एनर्जी कैरियर्स हैं। और बच्चों ये जो एटीपी होता है ना, ये विद इन सेल मूव कर सकता है, विद इन सेल ये कहीं से भी कहीं को मूव कर सकता है, लेकिन एक सेल से दूसरे सेल में ये नहीं मूव करेगा। ये स्टोर हाउस होते हैं, एनर्जी के सोर्स होते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। जब भी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो एटीपी से हम डिराइव करते हैं, कोई भी सेल अपनी किसी भी एक्टिविटी के लिए। इसीलिए इनको एनर्जी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। एटीपी, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि एनर्जी करेंसी क्या है सेल की, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, तो एटीपी होता है वो। ठीक है, अब एटीपी से जो एडीपी बनता है वो कॉन्टिन्यूसली एक साइक्लिक रिएक्शन होती है और एटीपी बनता है, एटीपी टूटता है। कैसे? एटीपी एडीपी, ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप आएगा, थोड़ी सी एनर्जी ये है, इसकी वजह से यहाँ जुड़ जाएगा एडीपी में दो यहाँ, ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, यानी एक फॉस्फोरस जुड़ गया तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। ठीक है, अब इसमें से अगर एक फॉस्फोरस हट जाएगा, जब ये हटेगा तो ऑफकोर्स एक ही निकला और ये आपको जो मिली एनर्जी मिली। ठीक है, ये आपको एनर्जी मिली, तो ये एडीपी, तो एक साइक्लिक रिएक्शन होती है, यानी और इसमें लगातार एडीपी और एटीपी कन्वर्ट होते रहते हैं। अब तो मैंने अब न्यूक्लियोटाइड से हमने 2 चीज़ बना दी, एक हमने एक्सप्लेन कर लिया न्यूक्लिक एसिड, हमने डीएनए आरएनए के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। दूसरा हमारा क्या पढ़ा हमने, ये कैसे ये एनर्जी कैरियर्स के फॉर्म में ये एक्ट करते हैं, यानी हायर न्यूक्लियोटाइड्स में हमने एटीपी को स्पेशली हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा और बाकी चीज़ों को भी हमने ब्रीफ में पढ़ा। अब लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, जो मैंने बताया कि ये कोएंजाइम्स के भी पार्ट होते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ वाइटामिन्स क्या होता है ना बच्चों कि न्यूक्लियोटाइड्स मैंने बताया कि नाइट्रोजन बेस है, शुगर मॉलिक्यूल है और फॉस्फेट ग्रुप है। तो कभी कभी जो नाइट्रोजन बेस होता है उसको कोई विटामिन रिप्लेस कर लेता है और वो नाइट्रोजन बेस की तरह एक्ट कर सकता है वो पर्टिकुलर विटामिन। ठीक है, तो ऐसे फिर जब न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे उनको हम न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ विटामिन बोलते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही विटामिन हैं, एक है निकोटिनामाइड जो कि आपका विटामिन B3 है निकोटिनामाइड, और दूसरा है फ्लेविन पार्ट ऑफ राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन आपको पता है कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B2 है ना, विटामिन B2। तो राइबोफ्लेविन का फ्लेविन पार्ट,
फ्लेविन पार्ट और निकोटिनामाइड, ये दोनों नाइट्रोजन बेस की तरह फंक्शन कर सकते हैं, नाइट्रोजन बेस की तरह फंक्शन करते हैं ये, और फॉस्फेट ग्रुप और शुगर मॉलिक्यूल के साथ मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ विटामिन। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जिसमें निकोटिनामाइड नाइट्रोजन बेस के फॉर्म में फंक्शन करता है, ये NAD पॉजिटिव और NADP पॉजिटिव न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, और ये क्या है, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। और जब जो फ्लेविन पार्ट है राइबोफ्लेविन का, यानी जब राइबोफ्लेविन जो है ये नाइट्रोजन बेस के फॉर्म में एक्ट करता है, तो ये बनाता है FMP फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड और FAD फ्लेविन एडिनाइन डाया न्यूक्लियोटाइड। और ये हैं, ये चारों के चारों जो हैं NAD पॉजिटिव, NADP पॉजिटिव, FMP और FAD, ये को एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं। को एंजाइम्स क्या होते हैं, अगर आपने एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो एंजाइम में जब एंजाइम में कोई एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है, एक ऐसा ऑर्गेनिक फैक्टर आ जाता है जो कि प्रोटीन नहीं होता है और इजीली सेपरेबल होता है, तो ऐसे एंजाइम्स को हम को एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। ये एंजाइम्स में डिटेल में आप पढ़ेंगे, बस आप ये ध्यान रखिए कि ये कैसे एक्ट करेंगे को एंजाइम्स की तरह, और जो बॉडी में वेरियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रही हैं सेल के अंदर, उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये खत्म हो गया न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ विटामिन्स। अब न्यूक्लियोटाइड के फंक्शन, जो कि लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड्स में, तो सबसे पहला फंक्शन तो ये हो गया कि ये क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, है ना, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, थ्रू पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे तो न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। दूसरा, ये हायर न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पे पढ़ा। और जो ये हायर न्यूक्लियोटाइड्स हैं लाइक ATP, ADMP, ये सब के सब ये सेल को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को। और तीसरा क्या है, जो हमने ये पढ़ा, निकोटिनामाइड और जो ये है राइबोफ्लेविन न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो ये निकोटिनामाइड एंड राइबोफ्लेविन न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, यानी जो विटामिन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं, ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, को एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं, और हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं जो सेल में होती है। तो बच्चों, इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप आगे न्यूक्लिक एसिड और फर्दर आगे DNA का जो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे DNA RNA के बारे में, वो सब आप अच्छे से जान पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे DNA, उसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे हम RNA, एंड अगेन फिर हम जेनेटिक्स को फिर से रीस्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।